षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग सुबंत प्रक्रिया पढ़ रहे हैं और जितने शुभ प्रत्यय हैं वो प्रातिपदिकों से लगते हैं, इसलिए शुभ प्रत्यय लगाने के पहले प्रातिपदिक संज्ञा का विचार आवश्यक है। किससे प्रातिपदिक कहते हैं? जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक किससे लगाएंगे शुभ प्रत्यय? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम एक, अकृत तद्धित समासाश्च दो। ये दो सूत्र इसलिए बनाए कि जो पहला सूत्र है यह व्युत्पन्न शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है और जो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र है ये व्युत्पन्न शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, इसलिए दो सूत्र बनाए। तो अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, पहले पदच्छेद कर लेते हैं। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम इति पदच्छेद है। और अर्थवत क्या होता है? अर्थोस्यास्ति इति अर्थवत, जिसका अर्थ है वो अर्थवत, जिसका अर्थ है वो अर्थवत कहलाएगा। और अप्रत्यय क्या है? न प्रत्यय अप्रत्यय, ये नए तत्पुरुष हो गया। अब ये दो शब्द हैं, अधातु एक और अप्रत्यय दो। अधातु और अप्रत्यय ये दोनों शब्द स्वरूपम के विशेषण हैं। किसके विशेषण है दोनों? शब्द स्वरूपम के। तो शब्द स्वरूपम तो है ही नहीं सूत्र में, तो जो पद सूत्र में नहीं होता और उसके बिना अर्थ नहीं बनता उसका हम अध्याहार करते हैं। अध्याहार कल्पना, अध्याहार कल्पना, तो कल्पना से हम ले आए शब्द स्वरूपम। तो धातु भिन्न और प्रत्यय भिन्न जो शब्द स्वरूप। अब जो अप्रत्यय शब्द है इस शब्द की आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति ने एक शब्द को दो बार कहना, तो अधातु एक बार और अप्रत्यय अप्रत्यय ये दो बार कहेंगे। तो ये क्यों आवृत्ति करते हैं? प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य, प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य, इस परिभाषा के बल से यह आवृत्ति हम कर लेते हैं। तो पहले अप्रत्यय अर्थ क्या हुआ? जो प्रत्यय नहीं है। और दूसरे में क्या करेंगे? प्रत्यय अर्थ प्रत्यांत कर देंगे। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य, तो प्रत्यय शब्द का अर्थ हम कर देंगे प्रत्ययांत। तो अप्रत्यय और अप्रत्यांत दो हो गए। प्रत्यय से जो भिन्न है और प्रत्ययांत से जो भिन्न है, जो धातु से भिन्न है, प्रत्यय से भिन्न है और प्रत्ययांत से भिन्न है, ऐसा जो शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न, जो अर्थवान शब्द स्वरूप, तो शब्द स्वरूप नहीं, शब्द स्वरूप को विशेषण मानेगा अर्थवत। ये अधातु अप्रत्यय और अप्रत्ययांत ये तीनों विशेषण बनेंगे शब्द स्वरूपम के, और शब्द स्वरूप का विशेषण बनेगा अर्थवत। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न और प्रत्ययांत भिन्न जो अर्थवान शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। मतलब हमको ऐसा शब्द चाहिए जो अर्थवान हो, अनर्थक न हो, वो धातु न हो और प्रत्यय भी न हो और प्रत्ययांत भी न हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो यदि हम यहाँ कहें कि प्रत्यय का अर्थ आप प्रत्ययांत कर रहे हैं, मतलब प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम कर रहे हैं, तो दो परिभाषाएं इसके लिए हमको पहले समझ लेना चाहिए। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य एक, और संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण करना चाहिए, एक परिभाषा है। और इसका निषेध करने वाली परिभाषा है कि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, या संज्ञा विधि है वह प्रत्यय ग्रहण से तदंत ग्रहण नहीं होता। सूत्रों में जहाँ प्रत्यय शब्द कहा जाता है उसका तो प्रत्यांत होता है। तो सूत्र है तरप तंप उघ, यहाँ प्रत्यय ग्रहण है। तरप तंप उघ, तरप और तमप की घा संज्ञा करते हैं।
तो ये तरप और तमप प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण परिभाषा में लगना चाहिए। तो जब लगेगी तो क्या अर्थ होगा? तरबंत और तमबंत की घा संज्ञा होती है। तो हमको तरबंत और तमबंत की घा संज्ञा नहीं करना है, हमको तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा करना है। तो ये कब हो सकता है? जबकि यहाँ पर हम प्रत्यय ग्रहण परिभाषा न लगाएं, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण न लगाएं, तभी तो हो सकता है ना। तो उसका निषेध करने वाली परिभाषा है संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। जब कोई सूत्र संज्ञा, जब हमको संज्ञा करना होता है, ये सूत्र क्या कर रहा है? घा संज्ञा कर रहा है, तो संज्ञा विधि है। ये सूत्र घा संज्ञा कर रहा है तो संज्ञा विधि है। तो संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। ठीक है, ये परिभाषा आ गई। तो आप यहाँ अप्रत्यय से अप्रत्ययांत का ग्रहण कैसे कर रहे हैं? ये प्रश्न उठा ना। हमारा प्रकृति तो यही है ना कि अप्रत्यय की आवृत्ति की, कि प्रत्यय भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रत्ययांत भिन्न की भी होती है। तो अप्रत्यय का अर्थ हमने अप्रत्यांत किया, तो परिभाषा आगे क्यों नहीं आई? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, इसको आना चाहिए। और अप्रत्यय का अर्थ अप्रत्यांत नहीं करना चाहिए, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति परिभाषा वही लगती है जब वहाँ किसी प्रत्यय विशेष की संज्ञा की जाती है। प्रत्यय की संज्ञा जहाँ की जाती है प्रत्यय विशेष की, हम तरफ तमप की घा संज्ञा कर रहे हैं, तो वहाँ परिभाषा लगेगी। और यहाँ हम किसी प्रत्यय विशेष की संज्ञा तो कर नहीं रहे हैं, ये संज्ञा विधि है, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर रहे हैं, किसी प्रत्यय विशेष की संज्ञा तो कर नहीं रहे हैं। इसलिए ये निषेध जो कहा संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये निषेध यहाँ नहीं लगेगा। समझ में आई बात? जब निषेध यहाँ नहीं लगेगा तो अप्रत्यय में तदंत विधि हो जाएगी और अप्रत्यय का अर्थ अप्रत्यांत हो जाएगा। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, जो अर्थवान शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो सूत्र में अर्थवत कहा है। अर्थवत क्यों कहा? तो अर्थवत कहने का प्रयोजन है कि जो अर्थवान शब्द स्वरूप होगा उसी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, अनर्थक की नहीं होगी। तो अनर्थक क्या होता है, अर्थवान कौन होता है? तो एक लक्षण है समुदायोर्थवान समुदायिक देशों अर्थक। समुदाय तो अर्थवान होता है और समुदाय का एक देश अनर्थक होता है। धन है, वन है, ये अर्थवान शब्द हैं। और धकार अकार, नकार अकार, वकार अकार, नकार अकार, राम में रेफ आकार, मकार अकार, ये समुदाय के अवयव हैं, ये समुदाय के एक देश हैं, ये अनर्थक है। इसलिए इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। यदि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी प्रत्येक वर्ण की, तो प्रत्येक वर्ण से शुभ उत्पत्ति होने लगेगी। यह अर्थवत कहने का एक प्रयोजन हुआ। और अर्थवत कहने का दूसरा प्रयोजन हुआ कि जो निरर्थक समुदाय हैं, दश दाड़ीमानी, षडपूपाह, 10 अनार, 6 अपूप, ये जो निरर्थक समुदाय हैं जो वाक्य नहीं बनाते हैं, ढेर सारे शब्दों को इकट्ठा कर दो, पर यदि उनमें संबद्धता नहीं होगी, उनमें क्रिया नहीं होगी, क्रिया से अन्वय नहीं होगा, तो वाक्य थोड़े कहलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अनर्थक शब्दों का जो समुदाय है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए अर्थवत कहा। तो अर्थवत कहने के दो प्रयोजन हैं, वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा न हो और निरर्थक शब्दों का जो समुदाय उसकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए। यदि हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा तो पहली विपत्ति आएगी कि सुबह धातु प्रातिपदिक की ओर से इनके सुख का दुख होने लगेगा, इनके अवयव सुख का दुख होने लगेगा। ये तो बात हो गई अर्थवत की। अब हम कहते हैं धातु, धातु की प्रातिपदिक संज्ञा करने से कौन सा दोष हो रहा था? तो यदि धातु के प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे
अधातु नहीं कहेंगे तो धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। तो इससे दोष ये होगा कि हमने हन धातु लिया और लंग लकार बनाया अहन, अहन आहताम अघनन। तो जो अहन है इसमें जो हन दिखाई पाता है इसका भाग, ये तो धातु है। तो हन सूत्र में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन जो है लंग लकार का, तो ना इसके अंत में हमको हन धातु दिखाई पड़ता है। यदि इस हन धातु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो न लोप प्रातिपदिक अंत से शेष के नकार का लोप हो जाएगा। वो ना होने लगे इसलिए धातु का ग्रहण करना आवश्यक है। यह धातु का पदकृत्य हो गया, ये पदकृत्य कहलाते हैं। पद से कृत्यम, पद का क्या प्रयोजन है, सूत्र में जितने पद कहे गए हैं उनका क्या कृत्य है, उनका क्या कार्य है, उनका क्या प्रयोजन है। प्रत्येक सूत्र के प्रत्येक पद का कृत्य हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सूत्र इसी प्रकार नापतोल के बने हुए हैं। प्रमाणभूत आचार्यो दर पवित्र पाणी शुचावकाशे प्राणमुखोपिष्य महता यत्नेन सूत्रान् प्रणयति स्म तत्र शक्यम वंदे नाप्यनर्थिकेन भवितुम किम पुनरीयता सूत्रेण। एक अक्षर भी वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता, तो पूरा सूत्र का व्यर्थ कर दो, किसी की शक्ति नहीं है। अब आया अप्रत्यय। प्रत्यय भिन्न क्यों कहा? मतलब प्रत्यय की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अब प्रत्यय कहने का प्रयोजन ये है कि जो प्रत्यय है सुप सिप, तो सुप यानी गियो सुप और सिप यानी सिप्थस्थ। तो जो सुप सिप इत्यादि हैं प्रत्यय, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, यदि प्रत्यय का प्रकाश नहीं करेंगे तो सुप सिप की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होगा? इनसे सुप हो जाएगा और सुप होगा तो ये पद बन जाएंगे, और जब पद बन जाएंगे सुसी पद बन जाएंगे तो इनका जो सकार है वो पदादि सकार हो जाएगा। अभी प्रत्यय सकार है ना, यदि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो इनसे सुबुत्पत्ति होगी, और सुबुत्पत्ति होगी तो पद बन जाएंगे, और पद बन जाएंगे तो इनका जो सकार है आदि में दिखाई पड़ रहा है जो, ये पदादि सकार हो जाएगा। तो इनको जो शर्त करते हैं आदिश्य प्रत्यय से, अभी प्रत्यय में सकार है तो कर रहे हैं, फिर पदादि सकार हो जाएगा तो 7 पदादियों से इनके शत्व का निषेध हो जाएगा। तो हरिषु और करोशी नहीं बन पाएंगे। पदादि सकार के शत्व का निषेध करता है 7 पदादियों, तो निषेध हो गया। अभी तो प्रत्येक सकार है तो शत्व हो रहा है, जब पदादि सकार हो जाएंगे तो शत्व का निषेध हो जाएगा 7 पदादियों से। इसलिए अब प्रत्यय शब्द का निवेश सूत्र में किया गया, यानी प्रत्यय का परिदास किया गया। प्रत्यय से भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अब रह गया अप्रत्यय, कि सूत्र में अप्रत्यय शब्द की आवृत्ति करके, अप्रत्यय से तो प्रत्यय का परिदास किया और अप्रत्यय की आवृत्ति करके और तदंतर ग्रहण करके प्रत्ययांत का परिदास किया गया है कि प्रत्ययांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। इसके कहने का क्या प्रयोजन है? तो जो प्रत्ययांत शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लग गए और बन गए, वो कांडे कुंडे ये बन गए। तो कांडे कुंडे जो बन गए ये है प्रकृत प्रत्यय का समुदाय, मतलब ये प्रत्ययांत समुदाय है। इन प्रत्ययांत समुदायों की यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि धातु भिन्न है और प्रत्यय भिन्न है, तो धातु भिन्न है प्रत्यय भिन्न है, और प्रत्यांत भिन्न नहीं कहेंगे तो केवल धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न कहेंगे तो धातु से भिन्न है। कांडे कुंडे धातु नहीं है, कांडे कुंडे प्रत्यय नहीं है, प्रत्ययांत है। तो प्रत्यांत का परिदास नहीं करेंगे तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और जब हो जाएगी तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से इनको ह्रस्व हो जाएगा। ये ना हो जाए इसलिए हमको अप्रत्यय की आवृत्ति करके अप्रत्यांत को भी लेना पड़ता है। तो यदि प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो कांडे कुंडे में ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व होने लगेगा, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से
इनके अवयव सुपकार लुप्त भी होने लगेगा, ये दोष आएंगे। इस प्रकार ये जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है ये न तो धातुओं की होती है, न सुप सिप इत्यादि प्रत्ययों की होती है, न प्रत्ययों से बने हुए हरिषु करोषि कांडे कुंजे इत्यादि प्रत्यांतों की होती है, अपितु धातु से भिन्न, प्रत्यय से भिन्न और प्रत्यांत से भिन्न जो अर्थवान शब्द स्वरूप हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है ना। ये तो ये सूत्र हो गया आपका, एक सूत्र। और इसके हो जाने से अब समस्या पैदा हुई। वो समस्या क्या है कि सूत्र ने कह दिया अब प्रत्यय की आवृत्ति कर ली और प्रत्यांत भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध कर दिया। तो हमने शब्द बनाया रम धातु से घाय प्रत्यय किया, राम बनाया, पाठ रणुल पाठक, गम अनीय गमनीय, दक्ष ईय दाक्षी। हमने धातु से कृत प्रत्यय लगा करके अथवा प्रातिपदिकों से तद्धित प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनाए वो सब प्रत्यांत कहलाए, प्रत्यांत कहलाए ना। और प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध कर रहा है। तो इसको बनाने से यहाँ मुसीबत हो गई कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। इसीलिए अगला सूत्र बनाते हैं कृत तद्धित समासाश्च। बनाना पड़ा क्योंकि वो चला अतिव्याप्ति अव्याप्ति को बचाते बचाते तो ये मुसीबत आ गई कि जो कृदंत शब्द हैं, जो तद्धितांत शब्द हैं, जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस सूत्र में ऊपर के सूत्र से अर्थवत की अनुवृत्ति ले आए, अर्थवत की अनुवृत्ति ले आए और उसके सामर्थ्य से तदंत विधि हो गई। तो सूत्र का अर्थ हुआ यहाँ भी तदंत विधि हो गई। कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो कृत का अर्थ हुआ कृदंत और तद्धित का अर्थ हुआ तद्धितांत और अर्थवत की अनुवृत्ति आ गई। तो कृदंत तद्धितांत और समास जो अर्थवान उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत तद्धितांत और समास जो अर्थवान इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृदंत है कारक हारक, मूल लगा के कारक हारक, त्रिच लगा के कर्तृ हर्तृ, ये जो कृदंत शब्द बने इनकी प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से हो गई। और तद्धित प्रत्यय लगाकर औपगव, कापटव, दाक्षी, सौमित्री, वैनतेय, कौशल्येय, ये जो तद्धितांत शब्द बने इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से हो गई। और समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। राजपुरुष ब्राह्मण कंबल, राज्ञा पुरुष, तो राजपुरुष ब्राह्मणस्य कंबल, तो ब्राह्मण कंबल ब्राह्मणस्य कंबल, तो राजपुरुष ब्राह्मण कंबल इत्यादि जो समास हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से हो गई। यहाँ तक उपपन्न हो गया, यहाँ तक उपपन्न हो गया। चलिए आगे। अब दूसरी शंका, क्या शंका? बोले सूत्र में समास क्यों कहा? समास बेकार कहा आपने, समास की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि पहला सूत्र क्या कह रहा है? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न जो अर्थवान शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जो समास है राजपुरुष ब्राह्मण कंबल, ये धातु से भिन्न है, प्रत्यय से भिन्न है, प्रत्यांत से भिन्न है, तो उसी से हो जाएगी ना इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। समास की पहले सूत्र से कर लो, कृदंत और तद्धितांत किससे कर लो? तो समासक ग्रहण व्यर्थम, समासक ग्रहण व्यर्थ हो गया। क्योंकि धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, प्रत्यांत भिन्न है, अर्थवान भी है, तो पूर्व सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती थी। तो यहाँ जो समासक ग्रहण किया गया ये व्यर्थ हो गया। व्यर्थ होगा इसने नियम किया। क्या नियम किया? नियम क्या करता है? नियम करता क्या है? नियम इतर की व्यावृत्ति करता है, अपने से भिन्न की व्यावृत्ति करता है, रोकता है उसको। तो इसने नियम किया कि अर्थवत समुदायानाम समासक ग्रहणम नियमार्थम। अर्थवत शब्दों का जो समुदाय है उनमें समास का ग्रहण नियम करता है। तो क्या नियम करता है? लोके अर्थबोधकतया
प्रयुज्यमानानां समुदाये यत् पूर्वो भागः स्वातंत्र्येण प्रयोगार्हो अर्थवान भवति। लोक में अर्थ का बोध कराने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द क्यों बोलते हैं? अर्थबोध के लिए। तो लोक में अर्थ का बोध कराने के लिए जिन शब्द समुदाय का हम प्रयोग करते हैं, अर्थबोधकतया प्रयुज्यमानानां समुदाय, ऐसे समुदाय में पदों का समुदाय होता है, पदों का समुदाय, उस समुदाय में यत्र पूर्वो भागः स्वातंत्र्येण प्रयोगार्हो अर्थवान भवति। वो जो शब्दों का समुदाय है, उस समुदाय का पूर्व भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के योग्य पद है। एक भाग को निकाल दिया पूर्व भाग को, तो स्वतंत्र प्रयोग करने के योग्य पद होना चाहिए उसको। और उत्तर भाग भी स्वातंत्र्येण प्रयोगार्हो अर्थवान भवति। ऐसा समुदाय होना चाहिए जिसका पूर्व भाग भी स्वातंत्र्येण प्रयोगार्ह हो, उत्तर भाग भी स्वातंत्र्येण प्रयोगार्ह हो, प्रयोगार्ह प्रयोग के योग्य। ऐसा जो समुदाय होगा तेषु समासः ग्रहणम नियमार्थम भवति। ऐसे समुदाय में जाएगा ये, और ऐसे समुदाय में समास का ग्रहण नियम करेगा जाके। इन समुदायों के बीच में यदि किसी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो समास की ही होगी, अन्य की व्यावृत्ति हो जाएगी, अन्य की व्यावृत्ति हो जाएगी। तो हमने देखा भाषा में कि समास में दोनों पद स्वतंत्र प्रयोगार्ह होते हैं। राजपुरुषा कह दो चाहे राज्ञा पुरुषा कह दो, राज्ञा भी स्वतंत्र प्रयोगार्ह है और पुरुषा भी स्वतंत्र प्रयोगार्ह है ना। और ऐसा और कहाँ होता है? ऐसा होता है वाक्य में, रामो गच्छति, तो रामा भी स्वतंत्र प्रयोगार्ह है और गच्छति भी स्वतंत्र प्रयोगार्ह है। तो राजपुरुषा ये जो पद समुदाय है और रामो गच्छति पद समुदाय है, ये दोनों में जब प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है अर्थवत होने से, तो ये नियम करता है समास ग्रहण कि ऐसे समुदायों में केवल समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और बाकी समुदायों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो किसकी नहीं हुई? तेन वाक्यस्य न, वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो इसने वाक्य की व्यावृत्ति की, वाक्य की ही व्यावृत्ति करेगा और दूसरे ही नहीं कर पाएगा। क्यों करेगा वाक्य की? जिन अर्थवान शब्दों के समुदाय में पूर्व भाग भी स्वतंत्र प्रयोग करने के योग्य हो, उत्तर भाग भी स्वतंत्र प्रयोग करने के योग्य हो, ऐसे समुदायों में यदि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो केवल समास की होगी, अन्य की नहीं होगी। तो अन्य मेरा समास स्थितर वाक्य, उसकी नहीं हुई, क्योंकि वाक्य में दोनों भाग पूर्व उत्तर भाग स्वातंत्र्येण प्रयोगार्ह होते हैं और समास में भी होते हैं। तो इस नियम से रामो गच्छति इत्यादि वाक्य की व्यावृत्ति हुई, वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाई। और राजपुरुष ब्राह्मण कंबल की हो गई, समास की होगी, इतर की नहीं होगी। तो वाक्य की व्यावृत्ति करेगा ये, क्योंकि नियम हमेशा तुल्य जातियों का होता है। नियम तुल्य जातियों का होता है, अतुल्य जातियों का नहीं होता। तो तुल्य जातीयता क्या है? दोनों पद पूर्वोत्तर पद प्रयोग के योग्य होना। जहाँ दोनों पद पूर्वोत्तर पद प्रयोग के योग्य होंगे वही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और नहीं तो नहीं होगी। तो नियम से व्यावृत्त कौन हुआ? वाक्य। तो वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई और वाक्य की हो गई। यदि वाक्य की हो जाती तो वहां भी सुख धातु प्रातिपदिक की ओर से शुभ लोग होने लगता है। अब कहते हैं, देखिए, प्रकृति प्रत्यय का जो समुदाय होता है वो भी अर्थवान होता है, वो तो अर्थवान होता है, किंतु उसकी व्यावृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कहा बहुपचवः, सारे प्रत्यय लगते हैं प्रत्यय परश्च से बाद में। एक प्रत्यय है बहुच, वो विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु, ये 5-3-68 सूत्र है। ये बहुच प्रत्यय जो होता है जिससे कहा जाता है उसके पहले बैठ जाता है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय किससे होते हैं? सुबंतात तद्धितोत्पत्ति है। तद्धित प्रत्यय सुबंत से होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय की प्रकृति सुबंत। अब बहुपटवा बनाया तो बहुच है और पटवा है, ठीक है। किससे लगेगा बहुच प्रत्यय? पटवा से लगेगा। सुबंत से लगता है, पटु से नहीं लगेगा, पटवा से लगेगा। तो पटवा में जस विभक्ति है,
पटवा पद है और स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह है। पटवा का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर भाग तो स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह है पद होने के कारण, किंतु पूर्व भाग स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह नहीं है क्योंकि प्रत्यय है। इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध नहीं कर सकेगा, तो नियम से इसकी व्यावृत्ति नहीं हो पाई। पूर्व भाग स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह नहीं है, इसलिए जो नियम हमने किया उस नियम से इसकी व्यावृत्ति नहीं होगी। नियम से किसकी व्यावृत्ति होगी? जब दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के योग्य होंगे तो वाक्य में है, यहाँ नहीं है। उत्तर भाग स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह है, पूर्व भाग नहीं है, तो नियम से इसकी व्यावृत्ति नहीं होगी। नियम तुल्य जातियों में होता है, तो समास वाक्य दोनों तुल्य जाती हैं। यहाँ पूर्व उत्तर दोनों पद स्वातंत्र्यण प्रयोग के योग्य हैं, किंतु यहाँ उत्तर पद प्रयोग के योग्य है और पूर्व पद प्रयोग के योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, इसकी व्यावृत्ति इस नियम से नहीं होगी। ये जो नियम बनाया, जो जहाँ पूर्व भाग स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह हो, उत्तर भाग भी स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह हो, ऐसे समुदाय में यदि प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो केवल समास की होगी, अन्य की नहीं होगी। तो इस नियम ने वाक्य की व्यावृत्ति कर दी, इसकी व्यावृत्ति नहीं कर पाया, इसकी व्यावृत्ति नहीं करेगा तो इसकी हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा। तो बहुच पटवा की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, इसकी व्यावृत्ति वो नहीं कर सकेगा ना, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? बहुपटु। जब प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो तत्काल क्या हुआ? जस का लुक हो गया, जस का लुक हो गया, जस का लुक हो गया तो बहुपटु बना प्रातिपदिक। तो चिता सूत्र से अंतोदात्त हो गया, अंतोदात्त हो गया तो उकार का स्वर हो गया। यदि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती तो जस का लुक नहीं होता तो जस का स्वर हो जाता। तो उकार का स्वर कब हो सकता है? जब जस का लुक हो। उकार का स्वर, पटु के उकार का स्वर कब हो सकता है? जब जस का लुक हो। जस का लुक कब हो सकता है? जब प्रातिपदिक संज्ञा हो, तभी तो होगा ना। तो प्रातिपदिक संज्ञा क्यों होती है इसकी? क्योंकि नियम से इसकी व्यावृत्ति नहीं होती। व्यावृत्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि एक भाग इसका उत्तर भाग स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह है, पूर्व भाग स्वातंत्र्यण प्रयोगार्ह नहीं है। ठीक है, एक बात होगी। एक समुदाय बताया आपको जो नियम से व्यावृत्त नहीं हुआ। अब दूसरा दिखाते हैं, फिर तीसरा दिखाते हैं। उच्च कई ही, उच्चई में हमने अव्यय सर्वनामना मगज प्राप्ति से अकच किया। ये ठीक है, पहले बैठा दिया। यदि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे, यदि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम नहीं करते तो ये जो अकचवान समुदाय है इससे शुभोत्पत्ति नहीं हो पाएगी, और शुभोत्पत्ति नहीं होगी तो समुदाय का पदत्व नहीं होगा, और जब पदत्व नहीं होगा तो उच्चकई पठति में तिंग तिंग से निघात स्वर नहीं हो पाएगा। अतिंग से उत्तर जो तिंग वो सर्वानुदात्त होता है, तो उच्चकई ही या तिंग है और पठति तिंग है। पठति को सर्वानुदात्त करना है, तो जब तक उच्चकई में पदत्व नहीं आएगा तो तिंगा तिंगा लगेगा नहीं समझ में। सूत्र में है प्रत्यय समासाश में समास शब्द। अब समास शब्द व्यर्थ हो गया। व्यर्थ कैसे हुआ? समास शब्द व्यर्थ कैसे हुआ? क्योंकि आपने जो पहले सूत्र लिया था अर्थवत धातु प्रातिपदिकम, जिसका हमने अर्थ किया था धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द स्वरूप, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये जो समास है राजन पुरुष, ये धातु से भिन्न है, प्रत्यय से भिन्न है, प्रत्यांत से भिन्न है और अर्थवान है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम उसी सूत्र से कर सकते थे, पहले सूत्र से। तो यहाँ समास का ग्रहण क्यों किया? तो व्यर्थ हो गया ना। पानी में कुछ जैसे दिखाई पड़ता है वैसी दृष्टि भगवान दें, तभी तो जीवन का आनंद है, नहीं तो क्या आनंद है? खा के पी के धन कमा के सभी मर जाते हैं। तो समास ग्रहण व्यर्थ हो गया। इतनी बात समझ में आई? कैसे व्यर्थ हुआ? पहले सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती तो यहाँ पर समास पुनः क्यों पढ़ लिया? हाँ, तो व्यर्थ हो गया। तो नियम किया इसने। क्या नियम किया कि देखो भाई, अर्थवत समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं, अर्थवत शब्द स्वरूप की कर रहे हैं, तो कहते अर्थवान शब्दों का जो समुदाय, ऐसे समुदायों में
यदि प्रातिपदिक संज्ञा करना है तो केवल समास की करो। कब? समास के दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों स्वातंत्र्यण प्रयोग के योग्य होते हैं। इनको हम राज्ञा पुरुषा भी कह सकते हैं, राजपुरुषा भी कह सकते हैं। ब्राह्मण से कमला भी कह सकते हैं, ब्राह्मण कमला भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो ये कैसा समुदाय है समास का? ऐसा समुदाय है जिसे पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रयोग के योग्य हैं। वाक्य में भी ऐसा होता है। ब्राह्मण से कमला वाक्य ही तो है, और क्या है? रामो गच्छति हमने कहा, तो रामा भी स्वतंत्र प्रयोग के योग्य है, गच्छति भी स्वातंत्र प्रयोग के योग्य है। तो जैसे समास में दोनों पद स्वातंत्र प्रयोग के योग्य होते हैं, ऐसे वाक्य भी दोनों पद स्वातंत्र प्रयोग के योग्य होते हैं। तो ऐसे समुदाय के लिए नियम बना है। मतलब नियम के विषय यदि दो बनेंगे, समास और वाक्य, और बाकी जो है प्रत्यय समुदाय, वो नियम का विषय नहीं बनेंगे, उनका प्रवेश यहाँ नहीं हो, वो आएंगे ही नहीं, आपके नियम के दायरे में नहीं आएंगे, आपके नियम के घेरे में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि नियम हमेशा तुल्य जातियों का होता है, अतुल्य जातियों का नहीं होता। तुल्य जाति कौन है? समास और वाक्य। क्या तुल्यता है दोनों की? कि दोनों के दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद स्वातंत्र्यण प्रयोग के योग्य होते हैं। ये दोनों की तुल्यता है। अब आपने लिया बहुपटवा, तो उत्तर पद जो है स्वतंत्र प्रयोग के योग्य है, बहुज प्रत्यय है, उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, तो नियम के दायरे में आएगा ही नहीं, तो उसी प्रातिपदिक संज्ञा बनी रहेगी। नियम से प्रातिपदिक संज्ञा रोकना है। नियम प्रातिपदिक संज्ञा कर नहीं रहा है, रोक रहा है। जहाँ बहुत सारे प्रातिपदिक संज्ञा है उसमें रोक रहा है। किसको रोका? उसने वाक्य को रोक दिया। बहुपटवा को रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ दोनों पूर्व भाग उत्तर भाग स्वातंत्र प्रयोग के योग्य नहीं है, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इसको ये नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता ना। और उच्चकई को भी नहीं रोक सकता। उच्चकई तो पद है, अकच पद नहीं है। और पुत्र काम्य को भी नहीं रोक सकता कि पुत्रम पद है, काम्य प्रत्यय है, नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे समुदाय चाहिए हमको जिन समुदाय में पूर्व भाग उत्तर भाग दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के योग्य हो। तो वाक्य में किसका प्रयोग होता है? पद का। अपदम न प्रयुंजीत, ये है ना नियम। वाक्य में पदों का व्यवहार होता है, अपद का व्यवहार नहीं होता। तो पुत्र काम्य में पुत्रम पद है, काम्य पद नहीं है। और बहुपटवा में पटवा पद है, बहुज पद नहीं है, ठीक है। उच्चकई में उच्चकई पद है और अकच पद नहीं है। तो जब दोनों पद होते हैं उन्हीं को रोका जा सकता है नियम से। बराबरी के योद्धाओं में युद्ध होता है। बराबरी का युद्ध, हाथी का युद्ध सिंहों से होता है, हाथी का युद्ध खरगोश से नहीं होता है। तो इसलिए समान देखिए, तो इनकी व्यावृत्ति नहीं हुई, तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा, इनकी व्यावृत्ति नहीं हुई तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। इनकी व्यावृत्ति नियम से क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनमें दोनों भाग स्वातंत्र्यण प्रयोग के योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जन्मवान जन्म प्रातिपदिक है, जन्म प्रातिपदिक है, और मतु प्रत्यय है। तो मतु प्रत्यय यादि आजादी से भिन्न है, उसके परे होने पर पूर्व की पद संज्ञा है, पूर्व पद संज्ञा है। किंतु उत्तर पद जो मतुप है वो प्रयोग के योग्य नहीं है, तो इसकी व्यावृत्ति भी नियम से नहीं होगी, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। कौमुदी में नियम बनाया है, यत संघाते पूर्व भाग पदम, संघात यानी समुदाय, यत संघाते पूर्व भाग पदम तस्य चेत भवति तरी समासस्यैव। उस समुदाय की पद संज्ञा होती है तो समास की ही होगी, तेन वाक्य से ना, तो वाक्य की नहीं होगी। तो ऐसा लक्षण जब बनाते हैं तो उनको ऐसा लिखना पड़ता है, यत संघाते पूर्व भाग पदम उत्तर भागस्तु प्रत्यय होना, उत्तर भाग प्रत्यय न हो, ऐसा उनको जोड़ना पड़ता है। नहीं जोड़ेंगे तो पूर्व भाग की तो पद संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी व्यावृत्ति होने लगेगी नियम से, तो जनवत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ
पदम का अर्थ सुप्तिंगंतम पदम भी नहीं है और स्वादिष्ट सर्वनावस्थानी भी नहीं है। पदम का अर्थ है स्वातंत्र्येण प्रयोगार्हम अर्थवत, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के योग्य और अर्थवान हो। बस ऐसा मानेंगे तो पूरी हमारी प्रातिपदिक संज्ञा है वो उत्पन्न हो जाएगी। एतावदेव।